नमस्कार, देश प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज मध्य प्रदेश में तीसरा दिन है। कल रात खेरदा में रात्रि विश्राम के बाद अपने अगले पड़ाव खरगोन जिले की तरफ निकल चुकी है यात्रा। कल प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुई थी। आज भी प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहेंगी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई दिग्गज नेता राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल हैं। भारत जोड़ो यात्रा 2000 किलोमीटर का सफर तय कर कन्याकुमारी से महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश के बुरहानपुर पहुंच गई है। दक्षिणी भारत के बाद चुनौती हिंदी भाषी इलाकों में है। यात्रा में 119 भारतीय यात्री रजिस्टर्ड हैं। ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश के एक बुजुर्ग दंपति हैं तो छत्तीसगढ़ के युवा कारोबारी भी शामिल हुए। चेन्नई से आए डॉक्टर्स हैं तो बिहार से आए राजनीतिक कार्यकर्ता भी। एक टेंट के नीचे एक छोटा भारत हर दिन रुकता है, चलता है और आगे बढ़ता है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारे की रिपोर्ट देखिए। जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा कई मायनों में अनूठी है। सियासी तौर पर बहन प्रियंका पहली बार साथ आई हैं, तो भौगोलिक और सामाजिक तौर पर दक्षिण पश्चिम के बाद हिंदी भाषी इलाकों में एंट्री। मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ में वो बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा जिलों से गुजरेंगे। यात्रा के दौरान वो 2 ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर के दर्शन भी करेंगे। पहली आदिवासी आइकॉन टंट्या भील की समाधि पे जाना, दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर की समाधि पे जिस दिन संविधान दिवस है 26 उसको जाना, ओंकारेश्वर जाना, नर्मदा जी के दर्शन करना, पूजा करना और महाकाल के भी दर्शन करना, फिर आम सभा करना। इस सफर में सिवनी से दीपक पटेल आए हैं, दिव्यांग हैं, चल रहे हैं हौसले के बूते। रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी हुई है अभी भारत देश में। जब से मतलब गवर्नमेंट बीजेपी सत्ता पे आई है तो आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद युवाओं को रोजगार दिलाना है या देश में जो सामाजिक एकता को बरकरार, क्या सोच रहे हैं आप? सर हम बस यही सोचते हैं सर कि रोजगार हर आदमी के घर तक पहुंचे, हर घर से एक व्यक्ति रोजगार हो। यात्रा के साथ गाना बजाना भी हो रहा है, पारंपरिक नृत्य संगीत भी। राहुल देश के रॉबिन हुड तात्या भील की जन्मस्थली बड़ौदा अहिर भी जा रहे हैं, जहां एक दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, थिरके भी थे। खैर, इन सब के सियासी मायने हैं। 47 आरक्षित सीटों की लड़ाई है, लेकिन इनकी बात कभी और। बात इन 119 यात्रियों की। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता, कोई बेरोजगार भी। सब बस चल पड़े हैं। कहीं कहीं हाथ में गांधी दिखते हैं, कोई मोबाइल पर आराम से वक्त बिताता है, कोई बतियाते हुए तो कोई पैरों में मलहम लगाते हुए, कोई किसी की पीठ दबाते हुए। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। तो जिन लोगों को चलने की आदत नहीं है उनके लिए तकलीफ देह है, लेकिन इस देश के करोड़ों लोग हैं जो रोज चलते हैं। मुझे उतार के बैठे थे, पैर में कुछ दर्द, तकलीफ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। अभी लेटे हुए थे तो थोड़ी हवा लग रही थी, इसलिए फिर पहन ली। You are a qualified doctor, so do you also help the fellow yatris in case of emergency? Yatris, public and as well as the laborers who are in the campsite. इसी तरह फिजियोथेरेपी हम लोग करते हैं, न रुकते हैं, न थकते हैं, चलते रहते हैं। Finally, I got into the ring. I got an opportunity to walk with RG and Madam Priyanka ji. ग्वालियर के बुजुर्ग दंपति राकेश और सीमा पांडे खुद के खर्च पर पदयात्रा कर रहे हैं। ग्वालियर में प्राइवेट कॉलेज चलाते हैं। कुछ महीने पहले बेंगलुरु में अपने बच्चों से मिलने गए थे, वहां भारत जोड़ो का ऐलान सुना, सो यात्रा में शामिल हो गए। लोगों को बापू के बारे में छोटी छोटी किताब भी बांटते हैं। शुरू में थोड़ी सा लगा था थकान सी, अब तो ऐसा लगता है जैसे कोई पूरा परिवार है अपना। अच्छा। हम चले जा रहे हैं, बहुत अच्छा उत्साह रहता है। नितिन परमार तो स्विट्जरलैंड से आए हैं। उनका कहना है संवेदना खींच लाई। डेमोक्रेसी में इलेक्शन सिस्टम को फ्री होना जरूरी है। मैं स्विट्जरलैंड से आता हूं और स्विट्जरलैंड में डेमोक्रेसी में इलेक्शन एकदम फेयर एंड फ्री होता है, तो यहाँ पे भी होना चाहिए।
राहुल की यात्रा को शुरू हुए 24 नवंबर को 78 दिन हो चुके हैं। इस दौरान उनकी बदली सूरत पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन देखना है क्या इससे राजनीति की सूरत भी बदलेगी। बापू जब भारत लौटे तो 1 साल उन्होंने सिर्फ यात्रा की थी और एक यात्रा आज भी चल रही है, लेकिन वो साल 1915 था, ये 2022 है, लिहाजा उस यात्रा की इससे तुलना नहीं हो सकती। ये तमाम पोस्टर, बैनर, साजो सामान इसकी गवाही भी देते हैं। लेकिन पदयात्रियों से मिलने पर एक बात समझ में आती है, एक भावना समझ में आती है, वो है देश को जोड़े रखने की। खंडवा से अपने सहयोगी निशात और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि मेरे पीछे ईडी क्यों पड़ी हुई है, इसके जो कर्ता धर्ता हैं ये वो ही बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनको कहीं ना कहीं से आदेश मिलता ही होगा। हमारे साथ है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। आप आदिवासी समाज से आते हैं, बहुत सरल होते हैं, सीधे होते हैं, लेकिन आपके पीछे ईडी आखिर इतना हाथ धो के क्यों पड़ी हुई है? अरे आज अंतर्राष्ट्रीय मेला में है, इसका लुत्फ लीजिए, ईडी वीडी का बात बाद में करेंगे। लेकिन क्यों आखिर पीछे पड़ी हुई है आपके, खास अपोजिशन के जहां पर सरकार होती है? ये तो जो ईडी के ये है, जो इनके कर्ता धर्ता है, वही लोग बेहतर बता सकते हैं उनको डायरेक्शन किस तरीके से दिया जाता है। ये तो उन पर निर्भर, आखिर उनको भी कहीं से ना कहीं आदेश तो मिलता ही होगा। और जिस जिनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ये कार्य करते हैं, वही लोग बता सकते हैं कि आज सिर्फ विपक्षी देश में खोजबीन का विषय क्यों बना है। लेकिन खास तौर से सर्विंग सीएम को सर क्या कहेंगे आप? पहले कभी नहीं हो रहा है, ऐसा हुआ था। अब इतिहास गढ़ने की तैयारी है। अब देखिए, इतिहास में 2 ही तरीके के लोगों को जाना जाता है, या तो बहुत बुरे या तो बहुत अच्छे। अब ये इतिहास तय करेगा कि कौन किस तरीके से लोगों ने काम किया। सर लेकिन जिस आदिवासी समाज का सपना आदिवासी लोगों ने देखा था, गुरुजी ने देखा था, वो आदिवासी समाज कैसे आप देख रहे हैं झारखंड को बनाने के? आप आदिवासी पीछे नहीं रहे। 2024 की तैयारी कैसे देख रहे हैं? 2024 बहुत दूर है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज को पुराने जमाने का हीरो बताने वाले बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब राज्यसभा सांसद और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राज भोंसले ने प्रधानमंत्री सहित कई लोगों को पत्र लिखा, राज्यपाल को हटाने की उन्होंने मांग की है। इसके साथ ही शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने भी राज्यपाल को घेरा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और राज्यसभा सांसद उदयन राजे भोसले ने पत्र लिखकर राज्यपाल को हटाने की मांग की है। 2019 में बीजेपी में शामिल होने वाले भोसले ने प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर राज्यपाल पर बार बार छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का आरोप लगाया। राज्यपाल को दिल्ली में समन कर उन्हें हटाया जाना चाहिए। इस मामले में अपने आगे की रणनीति 28 नवंबर को बताऊंगा। This is not going to stop. पिछले हफ्ते राज्यपाल की ओर से दिए गए बयान पर राज्य भर में विपक्ष की ओर से प्रदर्शन किया गया। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी राज्यपाल के इस बयान को गैर जिम्मेदार बताया। ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है जिसे उस पोजीशन पर बैठे शख्स ने दिया है। अगर ये पहली बार बयान आया होता तो बात अलग होती, लेकिन इससे पहले सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को लेकर बयान आए हैं, इसलिए इतना रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ये सब रिएक्शन राज्यपाल को लेकर चल रहे विवाद के बीच गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री राज्यपाल के साथ एक कार्यक्रम में नजर आए। वहीं उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल पर दोबारा हमला करते हुए उन्हें जल्द से जल्द महाराष्ट्र से निकालने की मांग की। राज्य की अस्मिता, राज्य का स्वाभिमान, उसको अगर ठेस पहुंचती है तो हमें इकट्ठा आकर उसका विरोध करना चाहिए और कुछ दिन इंतजार करेंगे, 2-5 दिन इंतजार करेंगे। अगर ये जो पार्सल है वो आया था अमेज़न से, वो अमेज़न से वापस जाए तो अच्छा है, नहीं तो उसको वापस भेजना पड़ेगा और नई कोई काबिल व्यक्ति महाराष्ट्र में इस स्थान पर आनी चाहिए।
अन्यथा हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र बंद की बात हो या विराट मोर्चे की बात हो, या देखा जाएगा, सबको साथ में लेकर हम तय करेंगे। राज्यपाल के खिलाफ जहां अब तक महाविकास आघाड़ी के नेताओं की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था, तो वहीं अब छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज ने भी राज्यपाल को हटाने की मांग की है। सावरकर के मुद्दे पर अब तक आक्रामक नजर आने वाली बीजेपी फिलहाल बैकफुट पर है और बीएमसी चुनावों से पहले उद्धव ठाकरे ने तो ये भी ऐलान कर दिया कि अगर राज्यपाल को हटाया नहीं गया तो राज्य भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट अधूरा रह गया है। उसकी तबीयत बिगड़ने की वजह से ये टेस्ट अधूरा रहा। करीब 8.5 घंटे एफएसएल में आफताब रहा। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस ने हालांकि बड़े सबूत जुटाने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि शव के टुकड़े करने में इस्तेमाल 5 बड़े चाकू बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन अभी तक आरी नहीं मिली है, उसकी तलाश जारी है। हरियाणा में फरीदाबाद के सूरजकुंड में एक सूटकेस में काफी पुराने शव के अवशेष हैं और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। जांच कर बॉडी का धड़ मिला है। ऐसा लग रहा है कि हत्या कहीं और की गई और पहचान छिपाने के लिए शव के हिस्से को यहां लाकर फेंका गया है। पुलिस की टीम कार्रवाई में जुटी है। आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। ये आज जो एमवीएन नाका से पाली तरफ जाते हैं, वहाँ पे शराब के ठेके के थोड़ा पास में एक सूटकेस में शव मिला है। आज पुलिस को करीब 2 बजे के आसपास सूचना मिली थी 112 से, और सूरजकुंड पुलिस मौके पे गए। वहाँ पे सूटकेस को खोला गया तो उसमें एक शव मिला है, जिसका ना सर है ना नीचे से लेग्स वगैरह है, बीच का पार्ट है, जिसमें पहचानने में थोड़ी वो है दिक्कत है कि वो शव किसका है, महिला का है या पुरुष का है। शव काफ़ी पुराना है, जिसको पोस्टमार्टम के लिए बीके हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज चेक की जा रहे हैं और अपने सोर्स के माध्यम से पता लगाया जा रहा है। लेकिन ये है कि ये डेड बॉडी कहीं और से यहाँ पे जो बॉडी का जो पार्ट है कहीं और से ट्रांसपोर्ट यहाँ किया गया है।